और समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखें। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय BL मातंग साहब, अन्य सम्मानित अतिथिगण और मंडल के कोने कोने से आए साथियों, 2019 का चुनाव है और सारे दल के लोग, सभी पार्टियों के लोग आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। लेकिन ये जो समय है, ये समय हम लोगों को विचार करने का समय है कि आज की तारीख में हमारे देश के हालात क्या है। साथियों, जब हम देश के हालात पर नजर डालते हैं तो इस देश में जो किसान हैं, वो किसान लाखों की संख्या में आत्महत्या कर चुके। इस देश का जो नौजवान है, वो नौजवान इंटर पास कर लेता है, BA पास कर लेता है, BSc कर लेता है, B.Ed भी कर लेता है, टेट भी पास कर लेता है, PhD भी कर लेता है, बड़ी से बड़ी डिग्री ले लेता है। और बड़ी से बड़ी डिग्री लेने के बावजूद भी जो हमारे देश का नौजवान है, उस नौजवान के हाथ में रोजगार नहीं। और जब इस देश का नौजवान लखनऊ और दिल्ली की सड़कों पर जाता है और सरकार में बैठे हुए जालिम लोगों को यह कहता है कि हमारे हाथ को काम दो, हम भी देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो जो दिल्ली और लखनऊ में बैठी जालिम सरकारें हैं, वो हमारे नौजवानों के हाथ को काम नहीं देती, बल्कि क्या करती है, लाठी डंडे मारकर नौजवानों का हाथ पैर तोड़ने का काम जरूर करती है। तो नौजवानों के हालात खराब हैं, किसानों के हालात खराब हैं। अगर महिलाओं के बारे में बात करें तो 80 से 90% महिलाओं के अंदर खून की कमी पाई जाती है। और जब इनके अंदर खून की कमी पाई जाती है, इससे ये महिलाएं जिन बच्चों को जन्म देती हैं, वो कुपोषित बच्चे होते हैं। और जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक लगभग 10 लाख बच्चे हर साल मर जाते। महिलाओं के हालात खराब हैं। इस देश में जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति की स्थिति कितनी खराब है। तो गुजरात में अनुसूचित जाति के एक आदमी ने मूंछ रख लिया तो उसे पीट कर मार डाला गया। कहीं इनको घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकालने दिया जाता। और अब उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि इस देश में अनुसूचित जाति को राष्ट्रपति बनाया जाता है, मगर बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश में राष्ट्रपति बनाया जाता है, वही राष्ट्रपति अपने ही देश के मंदिर में घुसने नहीं पाता है, उसे घुसने नहीं दिया जाता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उसे पूजा करना पड़ता है। अनुसूचित जाति के हालात खराब हैं। अनुसूचित जनजाति को नक्सलाइट के नाम पर मारा जा रहा है। और इस देश में जो मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों के घर में क्या पक रहा है, ये तय करने का काम आज की तारीख में मुसलमान नहीं करते, बल्कि मुसलमानों के घर में क्या पक रहा है, ये तय करने का काम आज की तारीख में RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। तो मुसलमानों के हालात भी खराब हैं। और इस देश में जो देश की आधी से अधिक आबादी है, जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, जो 52% आबादी है, तो देश में कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर ये जो 52% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन पिछड़े वर्ग की देश में कोई गिनती ही नहीं है, इनका कोई आंकड़ा ही नहीं है। अगर आप सरकार से पूछो कि देश में यादव कितने रहते हैं, पटेल कितने रहते हैं, मौर्य कितने रहते हैं, गरड़िया कितने रहते हैं, अगर आप ये आंकड़े पूछो तो भारत सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है। अगर आंकड़े ही नहीं है तो आपका विकास नहीं हो सकता। पिछड़े वर्ग के हालात बहुत ज्यादा खराब है। और जो देश और प्रदेश में सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये कौन से लोग हैं, ये हमेशा पिछड़े वर्ग के मुद्दों को दबाने वाले लोग हैं। पिछड़े वर्ग को हक अधिकार ना मिले, इसके लिए षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। 16 नवंबर 1992 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया था, 52% OBC को केवल 27% आरक्षण दिया गया, 27% में क्रीमी लेयर लगाया गया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसे चने नहीं खिलाए जाए, जिसके पास दांत है उसे चने नहीं खिलाए जाएंगे, जिसके पास दांत नहीं है उसे चने दिखाए जाएंगे, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। इसी प्रकार से OBC को कहा, जो अपने बच्चे को महाविद्यालय में पढ़ाने लायक है उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, जो पढ़ाने लायक नहीं है उसे मिलेगा, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाएगा, इसलिए उसे भी नहीं मिलेगा। OBC के साथ बड़ा धोखा।
और जब ये धोखा हुआ ओबीसी के साथ में, ओबीसी इस धोखेबाजी को समझता, इसके विरोध में सड़कों पर उतरता और अपना हक अधिकार ले लेता, तो ओबीसी को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसलिए आरएसएस के लोगों ने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और पिछड़े वर्ग के नेताओं का इस्तेमाल किया। याद करो विनय कटियार को, याद करो परवीर तोगड़िया को, याद करो उमा भारती को, याद करो कल्याण सिंह को, तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को मंदिर आंदोलन के नाम पर आगे किया गया। अगर मंदिर बन भी जाए, अगर मंदिर बन भी जाए तो पिछड़े वर्ग के लोगों को घंटा बजाने के लिए भी मंदिर में नौकरी मिलने वाली नहीं है। मंदिर में कौन लोग बैठते हैं जिनका सदियों का रिजर्वेशन है, वो 2-2 कुंटल के वजन वाले लोग आपको मंदिर में दिखाई देंगे, और पिछड़े वर्ग के लोग मंदिर में नहीं दिखाई देंगे। इसलिए मैं पिछड़ों को कहना चाहता हूं, उस समय इन लोगों ने धोखेबाजी किया था, हमारे नेताओं का इस्तेमाल किया था, और जो 52% नौकरियां हमको मिलनी चाहिए थी, वो नौकरियां हमारे हिस्से में नहीं आनी चाहिए। इसलिए मंडल की लड़ाई में हमको लगाने का काम किया था। आज की तारीख में फिर वही स्थिति पैदा हो गई है। जब 2011 का समय आया था, उस समय वामन मेश्राम साहब ने पूरे देश भर में जाति आधारित गिनती का मुद्दा उठाया था, और जब जाति आधारित गिनती के बारे में पिछड़े वर्ग के नेताओं को पता चला, तो तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं ने जो भारत की पार्लियामेंट थी उसको बंद कर दिया था और कहा था जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। पार्लियामेंट बंद हो गई थी। फिर इन्हीं आरएसएस के लोगों ने षड्यंत्र किया था और अन्ना हजारे नाम के एक आदमी को महाराष्ट्र से उठाया और दिल्ली के रामलीला मैदान में बिठा दिया और कहा देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया, देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और राजा हरिश्चंद्र के बाद धरती पर पहला ईमानदार आदमी अन्ना हजारे आ गया है जो भ्रष्टाचार खत्म करेगा। एक बार मंदिर बनाने के काम पर ओबीसी को लगाया, दोबारा जब गिनती का मामला खड़ा हुआ तो भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर अन्ना हजारे के पीछे लगाने का काम किया। उस समय 1 सितंबर 2011 को हम लोगों ने दिल्ली में जाति आधारित गिनती के लिए रैली रखी हुई थी। उस समय पिछड़े वर्ग के लोगों को समझा रहे थे, चलो दिल्ली गिनती का मामला है, तो पिछड़े वर्ग के लोग कह रहे थे अरे विकास जी बेचारा अन्ना हजारे, ये हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी धरती पर आया है, उसके प्राण संकट में है, अगर जन लोकपाल नहीं आया अन्ना हजारे ऊपर चला जाएगा। मैंने उस समय कहा था ये तुम्हारी गिनती का मुद्दा दबाने का मामला है, गिनती का मुद्दा दब जाएगा, अन्ना अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा। अभी गायब हो गया, अभी पता नहीं चलता, जन लोकपाल नहीं आया, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, आपके मुद्दे को दोबारा दबा दिया गया। 2014 का समय आया और जब 2014 का समय आया तो क्या हुआ, आरएसएस के बदमाशों ने सोचा कहीं ओबीसी जाग रहा है, कहीं वो अपने नेतृत्व में खड़ा हो गया तो अपना हक अधिकार ले लेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी को आगे किया और कहा ये पिछड़े वर्ग का आदमी, कहा ये चाय बेचने वाला आदमी है। हमारे लोगों ने सोचा पिछड़ा भी है, चाय बेचने वाला है, मतलब गरीब भी है। अब गरीब है और पिछड़ा है, जरूर अपना कल्याण हो जाएगा। हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को समर्थन किया, नरेंद्र मोदी को वोट किया। और जो हमारे घरों की महिलाएं थी, टीवी देख देख कर इतनी अनुग्रहित हो गई नरेंद्र मोदी से, अगर घर के पुरुष मना भी कर रहे थे, महिलाओं ने चुपके से नरेंद्र मोदी को वोट दिया कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे। मगर साथियों हुआ क्या, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, नोटबंदी कर दिया। जब नोटबंदी कर दिया, गरीब बहुत खुश हो गए। गरीबों ने सोचा अब टाटा बिरला अंबानी आत्महत्या कर लेंगे और हम लोगों के खाते में 15-15 लाख आने वाले हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन साथियों हुआ क्या, किसी उद्योगपति ने आत्महत्या नहीं किया, किसी पूंजीपति ने आत्महत्या नहीं किया, बल्कि लाइनों में गरीब लोग मर गए, हार्ट अटैक से गरीब लोग मर गए। और इतना ही नहीं हुआ साथियों, इतना ही नहीं हुआ, 15 लाख आने के बजाय जो हमारी महिलाओं ने आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में, पुराने बक्से में परिवार पर विपत्ति काल के लिए जो पैसा रखा था कि परिवार पे कभी संकट आएगा तो बचाकर पैसा रखा हुआ था, वो सारा पैसा भी उनके हाथ से चला गया। आने के बजाय जो रखा हुआ था वो भी निकलकर चला गया। महिलाओं के साथ धोखेबाजी, महिलाओं के साथ धोखेबाजी किया, किसानों के साथ धोखेबाजी किया। बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा लगा था। मगर जब दिल्ली में किसान गए, उनके ऊपर लाठियां चलाने का काम किया।
2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, मगर जब रोजगार के बारे में पूछा गया, कहा पकौड़े बेचना रोजगार है, नौजवानों के साथ धोखेबाजी करने का काम किया। पिछड़े वर्ग के विरोध में 4 बड़े फैसले नरेंद्र मोदी ने लिए। पहला बड़ा फैसला, नरेंद्र मोदी ने जानवरों की गिनती का आदेश दिया, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं दिया। जानवरों की गिनती का आदेश दिया, पिछड़ों की गिनती नहीं किया। दूसरा बड़ा फैसला, 314 बच्चे जो पिछड़े वर्ग के आईएएस हो गए थे, उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर के नाम पर रोक दिया। तीसरा बड़ा फैसला, पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। और चौथा बड़ा फैसला, पिछड़े वर्ग को बजट में हिस्सा नहीं दिया। अब नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, फिर पिछड़े वर्ग के विरोध में फैसले क्यों ले रहे हैं? अगर गधे आदमी को भी आप कुल्हाड़ी दे दो, वो भी अपने पैर पर नहीं मारता, मगर नरेंद्र मोदी पिछड़ा होकर पिछड़ों के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? उसका एक ही कारण है, नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है। आरएसएस के लोगों ने पिछड़ों का वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाया हुआ है और काम पीछे से आरएसएस के लोग कर रहे हैं। 2017 का चुनाव आया और जब 2017 का चुनाव आया, केशव मौर्य को आगे किया गया, कहा गया उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेगी तो केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी जीत गई और जब बीजेपी जीत गई, केशव मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में इतने सांड छोड़ दिए, इतने सांड छोड़ दिए। सांड इंसानों की जान ले रहे हैं, सांड किसानों की फसल खा रहे हैं। योगी को इंसानों की चिंता नहीं है, सांडों की चिंता है। वो चिंता क्यों है? क्योंकि वो गाय को मां मानते हैं तो सांड को भी कुछ मानते होंगे, इसलिए उन्हें सांडों की चिंता है, इंसानों की चिंता नहीं है। और योगी से जब पूछा गया रोजगार के बारे में, कहा उत्तर प्रदेश में कोई लायक नौजवान नहीं है जिसे रोजगार दिया जा सके। इसलिए साथियों, सचेत होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। और आज फिर जब ओबीसी जाग रहा है और इस देश में एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो लड़ाई इस देश में शुरू हो गई है, जो ईवीएम की चोरी थी, वो ईवीएम की चोरी की भी लड़ाई शुरू हो गई है। इस देश का जो चुनाव आयोग है उसका नाम बदल देना चाहिए, वो चुनाव आयोग के बजाय उसका नाम चूना आयोग कर देना चाहिए, क्योंकि वो देश की जनता को चूना लगाने का काम कर रहा है। वो पर्ची वीवीपैट में दिखाने की पर्ची बात करता है, लेकिन काउंटिंग पर्ची की नहीं करता। वो कहता है देखो पर्ची और गिनती करेंगे मशीन की, जिसमें घोटाला होता है। ये तो ऐसे हो गया जैसे जब आप शादी तय करने जाते हो तो अच्छी खासी ठीक ठाक लड़की दिखाया जाए, लेकिन जब शादी के मंडप में बैठाना हो तो ऐसी लड़की बिठाया जाए जिसे एक आंख से दिखता है, एक आंख से दिखता ही नहीं है। धोखेबाजी करने का काम चुनाव आयोग आपके साथ कर रहा है। इसलिए साथियों, मातंग साहब आए हैं, शिवपाल यादव जी आए हैं और आज फिर आरएसएस बीजेपी के लोग इस लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए मंदिर मस्जिद की लड़ाई की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए हमको सतर्क होने की जरूरत है ईवीएम की लड़ाई पर। और इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100% आरक्षण, सबकी गिनती करो, सबको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दो। यही लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई के लिए आप लोग साथ सहयोग करेंगे और इस लड़ाई के लिए माननीय मातंग साहब और माननीय शिवपाल जी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय मूल्यास। धन्यवाद।